देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारी चल रही है कक्षा 8 की एनसीईआरटी कक्षा 8 की हिस्ट्री। तो जो नए आए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आती हैं। और क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट सभी के लिए जिसका मेन सब्जेक्ट जो भी है उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आज की तारीख में। और एनसीईआरटी ऐसी नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं चलेगा भाई, पूरा थ्योरी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, सीटेट हुआ, आने वाला साल में 2 बार होता है सीटेट, तो पढ़ के ही रख लीजिए, वैसे भी निकल जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने थ्योरी सहित नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, तो उसमें से सारे मतलब जिसने अच्छे से नहीं पढ़ी होती वो रह जाते हैं। कुछ भी कर लो, कहने के होता है निकल जाते हैं, तो उनका निकल जाता है जो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है एग्जाम के लिए, तो उनका निकल जाता है, सभी का नहीं। इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए, डेली क्लासेस आती हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। तो चलो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, तो यहाँ तक हमने यहाँ से पढ़ लिया था। क्योंकि लेंदी चैप्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, तो उसको एक क्लास में करवाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाता ना, इसलिए तो उसको 2 क्लासों में डिवाइड कर दिया। तो हमने पढ़ लिया था यहाँ से कितना, तो कैप्टन हडसन, बहादुर शाह जफर, इनके बारे में, सभी के बारे में पढ़ लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया था। फिर आगे चल के हमने ये सभी पढ़ लिए थे। व्यापार, कठपुतली कैसे बनाते थे कंपनी, मतलब अपने नवाब कैसे ढूंढते थे कठपुतली के, सब पढ़ लिया था। उसके नीचे देखते हैं हमें पढ़ना आज टीपू सुल्तान से। इतना सारा हमने पढ़ लिया था कल, और जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर ज़रूर देख लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलो, टीपू सुल्तान से पढ़ना है आज हमें। इतना सारा हमने ऊपर का पढ़ चुके थे, आज यहाँ से स्टार्ट करते। टीपू सुल्तान शेर ए मशहूर, टीपू सुल्तान शेर ए मशहूर हैं। तो जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। और दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। उन्होंने क्या किया था, ये दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण के द्वारा समझी जा सकती है। तो हैदर अली हैदर अली का शासनकाल और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 82 से 99 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर की काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, और जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची निर्यात रोक दिया, और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। तो टीपू सुल्तान ये रहे हमारे टीपू सुल्तान, आप देख सकते हो चित्र के जरिए। तो टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है डेनियल आर्म द्वारा। तो देखो ये रहे डेनियल आर्म, ये कौन है, डेनियल आर्म के द्वारा किसे पेश किया जा रहा है, तो टीपू सुल्तान के बेटों को, ये रहे टीपू सुल्तान के बेटे, इनको पेश किया जा रहा है कॉर्नवालिस के सामने। किसके, कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है, इनके द्वारा इनको इनके सामने पेश किया जा रहा है। चित्र के जरिए आप समझ सकते हो। और सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। अंग्रेज तो चाहते ही ये थे, और फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग भी हुई। और श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, और मैसूर का राजकाज पुराने
बेड़ियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। जब टीपू सुल्तान मारे गए तो उसके बाद जो मैसूर का राजकाज था वो पुराने बेड़ियार के राजवंश के लिए सौंप दिया गया उनके मरने के बाद। फिर है आगे देखते हैं, ये है हमारे को टीपू सुल्तान का खिलौना शेर। टीपू सुल्तान का खिलौना शेर, वो एक ऐसी बात है, कहानी थी कि टीपू सुल्तान और उनका दोस्त दोनों घूमने गए थे तो वहाँ पर एक शेर दिखाई दिया तो उन्होंने जमकर उससे लड़ाई की थी और वो हटे नहीं थे पीछे। तो इसके बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। क्या? शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। फिर है मराठों से लड़ाई। मराठों से क्या है? लड़ाई। तो 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू में खत्म करने के बारे में सोचने लगी और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। वो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हार चुके थे, इस वजह से उनका सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कॉन्फेडरेंसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिक थे। कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। तो ये दोनों प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे, दो राजनीतिज्ञ के। और एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ और जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। कंपनी इस कदर अड़ गई थी कि मुझे ही सब चाहिए, पूरा मुझे देश पर कब्जा करना है और अपने काबू में करना है। बना ही तो लिया था गुलाम। तो पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया और अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो ये रहे हमारे कौन? लॉर्ड हस्टिंग्स। ये है लॉर्ड हस्टिंग्स। तो सर्वोच्चता का दावा था कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी और लॉर्ड हस्टिंग्स ने 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई और कंपनी का दावा था कि उसकी क्षमता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने की या उनको अधिग्रस्त करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। राइट। तो पिछले भी अपन ऊपर वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, इस प्रकार की बहुत कोशिश की कंपनी ने अपने हाथ में सब कुछ लेने की और वो कर भी पाया, कोशिश को कायम भी उसने रख पाया कई जगह कंपनियों ने। तो किट्टूर की रानी कौन? चेन्नम्मा की। किट्टूर की रानी चेन्नम्मा। लेकिन यह प्रक्रिया बरोक टोक नहीं चली और उधार के लिए जब अंग्रेजों ने किट्टूर फिलहाल कर्नाटक में है और उसके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा, ये रही रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु होगी रानी चेन्नम्मा की। तो रानी चेन्नम्मा के बाद किट्टूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। किन्हें? रायन्ना को, है ना। तो प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिरोध है जो हमने प्रतिरोध उनसे लिया है अंग्रेजों से। फिर
1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी और कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले। तो इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया और 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया था। तो इसके बाद पंजाब की बारी थी और यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। महाराजा रणजीत सिंह ने तो 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से अधिकार करता जा रहा था कंपनी सब जगह। तो ये हमारे कौन, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार लगा हुआ है। तो ये बैठे हमारे महाराजा रणजीत सिंह, ये उनका दरबार लगा हुआ है। फिर विलय नीति। तो विलय नीति कैसी? तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। और ये नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। तो ये सिद्धांत एक तर्क पर आधारित था और यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी क्या? कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी रियासत, जो उनकी रियासत होती थी नवाबों की। तो इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। उसने यहाँ पर कब्जा करा तो उसी के साथ साथ सतारा, संबलपुर, उदयपुर और झांसी और अंग्रेज के साथ ये चली गई थी सभी रियासतें। फिर उसके बाद क्या हुआ? आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। तो इस बार कंपनी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो अवध में जो उनका नवाब है उसका कुशासन है जो उससे आज़ाद कराएंगी कंपनी। तो इस चक्कर में उसने बोला कि हम कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए और वहाँ के अवध के नवाब को हटाया अंग्रेजों ने जिस प्रकार से। तो वहाँ की जो जनता थी तो वो भड़क गई और गुस्सा हो गई, तो उन्होंने भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गई पूरी जनता। तो ये है हमारे कौन, संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह। तो इनको देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नए शासन की स्थापना कैसे हुई? तो यह गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग 1773 से 85 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। और वारेन हास्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। कहाँ ना ही बंगाल, ओनली बंगाल नहीं, बंगाल, बम्बई, मद्रास, इन सभी में सत्ता स्थापित कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनीय इकाइयों में बटे हुए थे और जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी और बंगाल और मद्रास और बम्बई, 3 ये प्रेसिडेंसी थी। कौन? बंगाल, मद्रास और बम्बई। ऐसे हर एक शासन गवर्नर के पास था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। और वारेन हास्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय भी रहे। जैसे कि उन्होंने कहाँ किया? तो काजी क्या था? एक न्यायाधीश था। मुफ्ती क्या था? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून का व्याख्या करता था। और काजी इस व्याख्या में आधार फैसले सुनाता था। और महाभियोग भी होता था। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण के आरोप लगाया जाता है तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि ये तीनों गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर जनरल के होता था। और उसके सुधार में खास तो उल्लेखनीय थी कि 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में आंदोलन होगी और फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत
दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, है ना। फिर आगे बढ़ते, ये है हमारी इस प्रकार से अदालत लगती थी कि वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला था तो आजी फलाट द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला था वाजिर इजहार, इस प्रकार से अदालत लगाई जाती थी पहले के ज़माने में। फिर है आगे, तो उसके बाद है जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो हेडमार्क बार्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला था यह मुकदमा महाभियोग का, यहाँ पर, है ना। फिर है एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों की भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और एन बी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। फिर है आगे हमारा, तो भारतीय जिले के कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था इनका, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुखिया काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था और उनका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों के हाशिए पर ढकेल दिया था। फिर है कंपनी की फौज, तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित यानी और पैदल सेना भी थी और उन्हें तीरंदाजी तलवारबाजी प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना ने सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाला पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी और स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। तो आगे स्थानीय जो लोग रहते वो सशस्त्र में जैसे कि हथियार चलाने में माहिर होते थे और वो लोग जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया भी कराते थे, यानी उनके लिए लाते थे। तो फिर है इस प्रकार से धर्मशास्त्र संस्कृति की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए और घुड़सवार मास्केट यानी पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक और मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। फिर है यहाँ पर देखते हैं हम 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उनके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही हम कहते थे और आर्मी अपनी सेना को आर्मी कहते थे अंग्रेज। तो 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी वो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई और इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था और जहाँ सिपाही मास्केट टोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लेस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी और 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा और अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, मतलब नियंत्रण था पहले से भी ज़्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं
ये हमारे अंग्रेज हैं, अंग्रेज जैसे रहने लगे थे। तो फिर है यह इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की खड़ा करने के चक्कर में सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं की इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इससे इससे निष्कर्ष निकलता है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, और 19वीं सदी की शुरुआत में नई तकनीक के आने से यह प्रक्रिया तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में कितना टाइम लगने लगा, तो 6 से 8 माह का समय लग जाता था। तब 6 से 8 माह का समय लग जाता था, और भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। पहले इतना टाइम लगता था, फिर 3 हफ्तों में हो गई है यात्रा। तो इसके बाद जैसे ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि पहले कितना समय लगता था, 6 से 8 माह का समय लग जाता था, है ना, समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में। और अब लगता है कितना, फिर लगने लगा था 3 हफ्तों में समेट दी जाती थी ये सारी यात्रा। तो इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश आने लगे, और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी सीधा शासन स्थापित कर चुका था, और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, है ना, पूरे भारत को। फिर हमारा आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है, और क्वेश्चन आंसर ये दिए गए हैं, जैसे कि दीवानी किससे हो रहा, शेर मैसूर कौन था, रानी चन्नम्मा क्या कर रही थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था। तो पता ही होगा आपको शेर मैसूर कौन था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान था, जिसको उपाधि मिल गई थी शेर मैसूर की, क्योंकि शेर से उसने टक्कर ली थी इस प्रकार से, तो शेर मैसूर उसका नाम पड़ गया था। और रानी चन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। और इस प्रकार से आप बताओगे, आप करना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि मैं ही बता दूंगी तो आपको कैसे पता चल पाएगा। और बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किसके साथ हुई, हैदर अली और टीपू सुल्तान कौन से शासक थे। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही है सब कुछ, तो पूरी क्लासेस लीजिए, और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 4 वीडियो।